हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद कुलेश सर। मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। और आज हम पढ़ेंगे लोहा के बारे में। ठीक है। लोहा और उसके अयस्क जो होते हैं उसके सांद्रण, निष्कर्षण और किस प्रकार लोहे प्राप्त किया जाता है अयस्क से, अर्थात लोहे के निष्कर्षण समझो। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज लोहे का धातु कर्म या निष्कर्षण। ठीक है, लोहे का धातु कर्म या निष्कर्षण। तो इसको समझने से पहले हमको लोहा के बारे में जानना पड़ेगा कि लोहा क्या होते हैं। ठीक है, जिसका निष्कर्षण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो, मैं लिखते जाऊंगा और समझाते भी जाऊंगा। तो यहाँ के धातु कर्म को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, लोहे के बारे में जानना पड़ेगा कि लोहा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाई जाती है। इन सब के बारे में हमको जानकारी रखना जरूरी है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर लोहा के बारे में। यहाँ पर मैं लिखूंगा भी, तो पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। लोहा जो होता है वो एक मृदीय धातु होता है, अर्थात मृदा से उसको प्राप्त किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। पहला पॉइंट होना चाहिए आपको, लोहा एक मृदा धातु है। इस चीज को याद होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है आपका, Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान कितना होता है आपका 56। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर है, 26 आपको 56। उसके बाद दूसरा एक चीज और याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लोहा बहुत ही सक्रिय धातु होता है। सक्रिय धातु होता है। दो पॉइंट आपको याद हो गया। लोहा मृदा धातु होता है, जमीन में पाए जाते हैं, फिर जमीन के अंदर इसको निकालते हैं, सब जानते हो। इतना क्लियर है। लोहा का जो फार्मूला होता है, आयरन बोलते हैं इसको, आयरन Fe, फेरस बोलते हैं। ठीक है, उसका लैटिन नाम है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 और द्रव्यमान कितना होता है 56। इतना क्लियर है। चलो, और यहाँ पर जो लोहा होता है बहुत ही सक्रिय धातु होता है। ठीक है। और तीसरा मैं लिख देता हूँ, जिसको आप लोग और विशेष याद रखना है, लोहा प्रकृति में दूसरे धातु के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप लोग नोट्स करते जाओगे, इस चीज को याद रखना है। चलो नोट्स कर लो। लोहा प्रकृति में, है ना, दूसरे धातु के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये तीनों टॉपिक आप लोग को याद रखना है। ये तीनों टॉपिक आपको याद है तो आपने लोहा का जो पूछेगा कि लोहा क्या है स्टेप का, तो आप लोग इस तीनों टॉपिक के लिखोगे। या आपको ये वात्या भट्टी वाला डायग्राम क्लास 8 में पढ़ के आए इसको। ठीक है, जिसको हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं डायग्राम पहले से बना दिया हूँ ताकि आप लोग को समय का बचत हो सके। तो ये तीनों टॉपिक लोहा के बारे में चलो नोट्स कर लो। पहला, लोहा मृदा धातु होती है। दूसरा, लोहा का सूत्र जो है आयरन, है ना, परमाणु क्रमांक 26 और द्रव्यमान आपका 56। इतना क्लियर है। तीसरा पॉइंट है आपका, लोहा सक्रिय धातु होता है। इतना क्लियर है। और उसमें एक चीज और जोड़ देना है आप लोग को कि लोहा प्रकृति में क्या होती है, दूसरे धातु के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अर्थात लोहे के साथ साथ बहुत सारे धातुएं मिले रहते हैं, जिसको हम लोग अशुद्धक रूप में यहाँ पर गिनते हैं समझो। सांद्रण में या पृथक्करण में या शुद्धिकरण में जो दूसरा रहते हैं धातु के अलावा, वो सब अशुद्धि कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे इसमें और धातुएं को या धातुएं के साथ क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। इतना क्लियर है। बन जाएगा। लोहा जो होता है बहुत ही उपयोगी धातु होता है। ठीक है। और लोहा जो है मानव सभ्यता की एक सबसे बड़ी खोज समझ लो, और मानव सभ्यता की एक पहचान है। क्योंकि आपने लौह युग तो सुने होंगे, जो इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला युग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप जानते हो। छत्तीसगढ़ में लोहा का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अयस्क।
किसका अयस्क का? लौह अयस्क का, जहां से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो पहला आपका हेमेटाइट, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हेमेटाइट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले हेमाटाइट, इसको हेमाटाइट भी बोलते हैं, ठीक है। हेमाटाइट या हेमाटाइट दोनों पढ़ सकते हैं। हेमाटाइट क्या होता है फार्मूला? Fe2O3, यह पहला अयस्क है जहां से हमको क्या करते हैं? लोहा प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है आपका मैग्नेटाइट, यहाँ पर मैं दूसरा लिख देता हूँ, मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट बोल सकते हैं इसको, टाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट या मैग्नेटाइट, ठीक है। इसका क्या होता है फार्मूला आपका? Fe3 होता है, ठीक है, O4, Fe3O4। तो यहाँ पर हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, यहाँ से हम लोग आयरन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा होता है आपका आयरन पायराइड, क्या होता है आपका? आयरन पायराइड। आयरन पायराइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? है AfS2, ठीक है, AfS2, ये हमारे पास आयरन पायराइड हो गया। और किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग जी? सीडेराइट से, सीडेराइट से भी कर सकते हैं। चलो आप लोग इसको जान ही रहे हो। ये दिखने में कैसा है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। इससे संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसमें पहले ही वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो सीडेराइट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका FeCO3, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और आपका सीडेराइट, इन सब अयस्क से क्या प्राप्त कर सकते हैं? लोहे का धातुकर्म अर्थात लोहे का निष्कर्षण कर सकते हैं। देखो सब, इसमें भी आपका आयरन है, इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोहे का अयस्क हो गया, इसको भी नोट्स कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हेमेटाइट से ही लोहे प्राप्त किए जाते हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हेमेटाइट से ही लोहे प्राप्त किए जाते हैं। तो चलो अब इसको देखते हैं, लोहे का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है वात्या भट्ठी के द्वारा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। लोहे का धातुकर्म या निष्कर्षण। इससे पहले आपने लोहे के बारे में सीख गया, लोहे सक्रिय धातु होते हैं, मृदा धातु होते हैं, फार्मूला क्या होता है समझ में आ चुका है, और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद इसके अयस्क क्या क्या हमारे पास? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट और आपका सीडेराइट। इन चारों से हम लोग अयस्क जो होते हैं उनसे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? धातु प्राप्त कर सकते हैं, किसका? लोहे का, समझो, अर्थात लोहा प्राप्त करते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन खत्म हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं वात्या भट्ठी की सहायता से लोहे का निष्कर्षण। लोहे का निष्कर्षण आप लोग को यहाँ बताया जा रहा है, जो मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी। ये पेपर में अधिकतर आता ही है, समझो, ठीक है। 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। फिर उसके बाद मैं थ्योरी का रूप बताऊंगा और इसका रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर लोहे के निष्कर्षण, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी धातु प्राप्त करने की 3 प्रक्रिया, 3 चरण होती है, सब जानते हो। धातु का पहले क्या करते हैं? सांद्रण या अयस्क का सांद्रण, फिर उसके बाद अयस्क का निष्कर्षण, फिर उसके बाद अयस्क का शुद्धिकरण। तो यहाँ पर सांद्रण, तो सांद्रण में आप लोग को जानना चाहिए कि अयस्क का जो सांद्रण है वो कौन से विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लोहे या लोहा का सांद्रण, लोहा का सांद्रण चुंबकीय, लोहा का सांद्रण गुरुत्वीय है ना, गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। पहला चरण मान लो इसको, लोहे का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। यदि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आपने अभी नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर देख सकते हो अयस्क सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है, जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एक बार उसको भी देख लो। तो यहाँ पर लोहे का जो सांद्रण है वो कैसे करते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का भर्जन आता है ना, उसके बाद निस्तापन, उसके बाद आपका प्रगलन। तो मुख्यतः ये प्रगलन विधि द्वारा क्या होते हैं? संचालित होते हैं, ठीक है। प्रगलन विधि द्वारा क्या होते हैं? संचालित होते
है। तो चलो अब इसका क्रियाविधि हम लोग समझते हैं और पहले यहाँ पर देखते हैं वात्या भट्ठी के बारे में, क्योंकि वहां पर पेपर में आएगा कि वात्या भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए और लोहे के निष्कर्षण के रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है 1-2 पॉइंट में। तो यहाँ पर पहले देखते हैं चित्र के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो आप लोग को चित्र दिख रहा है बोर्ड में, है ना, इस चित्र को बोलते हैं आपका वात्या भट्ठी। क्या बोलते हैं? वात्या भट्ठी। इतना क्लियर है? चलो, वात्या भट्ठी जो होता है एक स्टील के या इस्पात का बना हुआ बेलनाकार संरचना होता है, समझो। ठीक है, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स करते जाना। ठीक है, लास्ट में हो सकेगा तो मैं लिख दूंगा ताकि आप लोग समझने में आसानी हो, या नहीं लिखूंगा तो भी आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ वो बुक में भी दिया गया है, आप लोग बुक से भी नोट्स कर सकते हो, और यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुन के भी लिख सकते हो। धीरे धीरे बोलूंगा, चलो नोट्स निकालो साथ में, है ना। वात्या भट्ठी इस्पात की बनी हुई या स्टील की बनी हुई एक बेलनाकार आकृति का होता है, समझो। देखो यहाँ पर बेलनाकार आकृति का होता है और इसकी जो लंबाई होता है वो लगभग 30 फीट। कितना होता है आपका? 30 फीट। ऊपर की तरफ ये संकरा होता है और बीच में क्या होता है आपका? मोटा होता है। देखो ऊपर की तरफ ये संकरा दिख रहा है और बीच में देखो यहाँ पर मोटा दिख रहा है। इतना क्लियर है? और उसके बाद पहला टॉपिक आपको याद रखना है कि जो वात्या भट्ठी जो होता है वो स्टील की बनी या इस्पात की बनी एक बेलनाकार आकृति का होता है। क्लियर है? इसकी ऊंचाई 30 फीट होती है। इतना क्लियर है? अब इसके अंदर में देखो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये वाला अंदर वाला, इस अंदर में क्या होते हैं? अग्निसह ईंटों की परत लगी होती है ना। ये अग्निसह ईंटों की परत लगी रहती है जो यहाँ पर जो ताप है उसको सहने का कार्य करता है, ताकि यहाँ पर जो अशुद्धियां है वो पिघल ना जाए और यहाँ पर जो स्टील है वो पिघल ना जाए बोल के। क्लियर है? अग्निसह ईंटों की परत लगी होती है। ऊपर का जो आवरण होता है वो स्टील इस्पात का बना है, उसके बाद उसके अंदर में अग्निसह ईंटों की परत लगी होती है। इतना क्लियर है? बन जाएगा। अब देखो जो यहाँ पर जो आपका वात्या भट्ठी है उसके ऊपर 2 नलिकाकार संरचना होती है। देखो यहाँ पर नली समान संरचना दिख रहा है जहां से जो गैस बनेगा, व्यर्थ गैस, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर निकालने के लिए एक नली लगी, 2 नली होती, समझो, इधर और दोनों साइड में, समझो, इधर भी व्यर्थ गैस निकलेगा। उसके बाद देखो नीचे में यहाँ 2 नलियां हैं और देखो यहाँ पर 2 नलियां यहाँ पर लगी हुई है जो गर्म हवा, यहाँ से हम लोग गर्म हवा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, जिसको हम लोग टायर भी या ट्विटर बोलते हैं। ट्विटर बोल सकते हो आप, ट्विटर, इस प्रकार से। ठीक है, ट्विटर भी बोल सकते हैं या टायर भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म हवा प्रवाहित करने के लिए नली होती है। और नीचे की तरफ देखो यहाँ पर जहां पर आपका ये पिघला हुआ लोहा दिख रहा है, यहाँ पर 2 नली होती है। पहला नली जो होता है उसमें धातु मल किस तरह, जो धातु मल होता है उसको बाहर कर देता है, और नीचे की जो नली होता है उसमें पिघला हुआ लोहा को बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार ये होता है आपका। चित्रों को मैंने वर्णन कर दिया, आप लोग इसको बुक में दिया है, इसको नोट्स कर सकते हो। पहला देखो, पहला कहां से स्टार्ट करना है? वात्या भट्ठी स्टील का बना हुआ एक बेलनाकार संरचना होता है। क्लियर है? इसके अंदर अग्निसह ईंटों की अस्तर लगी होती है। बन जाएगा। ऊपर की ओर यह पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसकी ऊंचाई 30 फीट होती है। इतना क्लियर है? ऊपर की ओर 2 नली होती है जहां से व्यर्थ गैस निकलते हैं। नीचे की जो ट्विटर होती है वहां पर गर्म हवा को प्रवाहित किया जाता है, और नीचे की 2 नलियां होती हैं, इसमें से एक नली धातु मल को बाहर किया जाता है और एक नली से आपको पिघला हुआ लोहा को एकत्रित कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको चित्र समझ में आ चुका है। और नीचे का जो नली होता है ना, यहाँ पर जिसको हवा प्रवाहित करने वाली नली को ट्विटर कहते हैं या टायर भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ सकते हैं इसको। बन जाएगा। टोटल कितने नली हो गए? इसको मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3, ये मान लो 4। इस प्रकार 4 नलियां होती है। पहले नली से व्यर्थ गैस बाहर निकलता है, दूसरे नली से हवा को प्रवाहित करते हैं, तीसरे नली से धातु कर्म को बाहर निकल, धातु मल जो मटेरियल जो होता है धातु मल, उसको बाहर कर, जो अशुद्धियां है ना, अशुद्धियां को बाहर कर देता है। और एक और नीचे वाली नली जो होती है उसमें पिघला हुआ लोहा को एकत्रित कर लिया जाता है। और यहाँ इसके नीचे में क्या होती है? देखो यहाँ पर कंटेनर समान संरचना होती है, चौड़ा होती है। यहाँ पर क्या होते हैं? धातु एकत्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको चित्र का वर्णन हो चुका है, समझ में भी आ चुका है। चलो अब इसका कैसे कैसे करते हैं निष्कर्षण, उसको पहले समझते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चित्र में ही समझा देता हूँ, यहाँ पर समीकरण भी लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर भर्जित अयस्क
कहने का मतलब ये है हमने अयस्क का सांद्रण किया, अयस्क का निस्तापन भी किया, ठीक है। उसके बाद जो हमको मटेरियल मिलता है लोहा का, उसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिए हैं समझो, हम लिए हैं आपका, यहाँ पर देखते जाना, Fe2O3 मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट लिया, मैग्नेटाइट के जगह हम और उसके साथ में क्या मिला दिया, चूना पत्थर। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, और क्या मिला दिया, को बोले तो कार्बन। इतने चीज को हम यहाँ पर मिश्रण किए हैं समझो। भर्जित अयस्क ग्रुप में क्या है हमारे पास, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका यहाँ कोक, कार्बन। आया समझ में, उतना का हमने मिश्रण कर लिया, और ये कीप है समझो, कीप के द्वारा क्या करते हैं, अंदर इसको डाल रहे हैं। अंदर आया माने मटेरियल यहाँ से गिर रहा है समझो। जो मटेरियल हमारे पास है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है भाई, यहाँ पर लिख दिया हूँ, थोड़ा ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आएगा। यहाँ पर जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है आपका, हेमेटाइट, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, और कोक मतलब कार्बन। इन तीनों का मिश्रण को कीप के द्वारा नीचे हम डाल दिए, तो यहाँ पर मटेरियल क्या होता है, गिर रहा है समझो। मटेरियल में क्या है हमारे पास, हेमेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और आपका कार्बन, इन तीनों को मिश्रण हमने अंदर में डाल दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे डालते हैं तो क्या होता है, ये नीचे को गिरता जाता है, नीचे को क्या होता है, गिरता जाता है समझो। ये नीचे की ओर आगे गिरेगा, पूरा लास्ट तक जाएगा ये, ठीक है। और अलग अलग स्तर में अलग अलग तापक्रम होते हैं, इसको भी समझाऊंगा। यहाँ पर देखो नीचे गिर रहा है जो मटेरियल है वो, ठीक है। तो मटेरियल गिर रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन है। देखो यहाँ पर कार्बन है। अब यहाँ पर देखो हमने हवा प्रवाहित किया, हवा के रूप में क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर पहले प्रक्रिया आपको समझना है कि देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हमारे पास नीचे गिर रहा है, मान इसके साथ में क्या आ रहा है आपका, कार्बन नीचे गिर रहा है। अब इधर से क्या जा रहा है आपका, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है, कार्बन नीचे आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। कार्बन नीचे गिर रहा है, इस मटेरियल में कार्बन है ना, नीचे गिर रहा है, और इधर हवा से क्या जा रहा है आपका, ऑक्सीजन ऊपर जा रहा है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। पहली प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझना है, जिसको हम लोग यहाँ पर अपचयन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन क्षेत्र में समझाऊंगा इसको। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो प्रक्रिया होता है ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा इसमें बाहर निकलता है, बन जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। अब देखो यहाँ पर कोक की मात्रा बहुत अधिक होती है, कोयले की मात्रा जो होती है बहुत अधिक होती है, मैंने कार्बन बहुत अधिक संख्या में होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस कार्बन से क्रिया करेगा। पूरा डीपली तक समझा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कार्बन की संख्या बहुत अधिक होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये पूरा बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक, ऊष्मा का निर्माण कर रहा है, पर ये पूरा बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अग्निशमन ईंटें यहाँ पर क्या करती हैं, बंद करके रखते हैं समझो, ठीक, बाहर जाने नहीं देते हैं। जाएंगे लेकिन कुछ मात्रा में निकलते हैं, कुछ मात्रा बच जाते हैं, पूरा तो नहीं निकलते हैं, ठीक है। बुक में दिया गया कि पूरा ये व्यर्थ गैस के रूप में क्या होता है, पूरा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कार्बन की संख्या अधिक, माने ऊपर चढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में निकलते हैं, और कुछ मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं फिर से कार्बन से क्या करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर निकल चुका है समझो, बन जाएगा। क्लियर है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है, माने ऊपर ये भी समझना है कि निकल चुका है, ठीक है, लेकिन कुछ मात्रा में निकलेगा, पूरा नहीं निकलता है, ठीक है, कुछ मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या बहुत अधिक है समझो। इतना क्लियर है। अब क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। इतना क्लियर है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होते हैं, अब इसको यहाँ पर समझना है अपचयन क्षेत्र में। अपचयन क्षेत्र का जो तापक्रम होता है वो होता है आपको पहले स्तर है 400 अंश सेंटीग्रेड से लेकर 9 अंश सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या कार्य होता है, ये जो आपका हेमेटाइट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है। क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है, और अपचयन के अंतर्गत क्या, यहाँ पर ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। देखो यहाँ पर समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अपचयन क्षेत्र कितना है, देखो भाई मटेरियल नीचे गिर रहा है ना, तो अलग अलग स्तर से ही गुजरेगा समझो, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे में आएगा, फिर पिघला हुआ लोहा का निर्माण करेगा। तो पहला जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है, अपचयन क्षेत्र है, और इसका तापक्रम कितना है आपका 400 अंश सेंटीग्रेड से लेकर आपका
901 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ये तो समझ में आ चुका है ये कहाँ से बना, ठीक है। मटेरियल नीचे गिरता है, ऑक्सीजन जाता है, तो क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है वो आपका हेमेटाइट से क्रिया करता है। देखो यहाँ पर हेमेटाइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया। अब देखो यहाँ पर क्या बना लिया, क्या बना लिया जी, आयरन ऑक्साइड। क्या बना लिया, आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर है। अब ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। समझ में आ चुका है, क्लियर हो गया। ये जो होते हैं पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल चुका है। उसके बाद जो यहाँ पर देखो क्या बन गया, यहाँ पर AFO, ये जो क्या है, आयरन ऑक्साइड है। हम लोग पढ़े हैं ना कि पहले परिवर्तन करते हैं ऑक्साइड में, फिर उसके बाद अपचयन की क्रिया होती है। तो ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया, अब कौन सी क्रिया होगा, अपचयन की क्रिया होगा। आया क्लियर, समझ में आ रहा है। ये वाला प्रोसेस आपको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद आपको ये दूसरा प्रोसेस समझो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमेटाइट से क्रिया करता है और उसके बाद आयरन के ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन, ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में परिवर्तन हो चुका है। अब क्या बना है, आयरन ऑक्साइड जो बना है उसका अपचयन होगा। अपचयन में क्या होता है, देखो यहाँ पर धातु बचेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आयरन ऑक्साइड किससे क्रिया किया, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया किया तो यहाँ पर देखो FeO प्लस O2 माने O बोल सकते हैं, ठीक है। OCO समझो, 2 बोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो FeO प्लस यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आयरन का अपचयन हो गया, क्लियर है, आयरन का अपचयन हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर क्या बचे, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बना कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका निर्माण हो चुका है। ये भी क्या होता है, व्यर्थ गैस बन के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, आपका आयरन बन चुका है। क्लियर है, बन जाएगा। देखो पहले क्या करते हैं, फिर समझो एक बार। भर्जित अयस्क का चूना पत्थर कोक को मिश्रण को लेते हैं और भट्टी के अंदर डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। यहाँ से हवा, ट्विटर से हवा माने प्रवाहित करते हैं, गर्म हवा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। उसी प्रकार यहाँ कार्बन संख्या ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इतना क्लियर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो किससे क्रिया करता है, आपका यहाँ देखो हेमेटाइट से क्रिया करता है और ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद जो आयरन ऑक्साइड जो होता है वो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है और यहाँ पर अपचयन के द्वारा आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। ये क्लियर होता है आपका अपचयन क्षेत्र। तो अपचयन क्षेत्र समझ में आ चुका है। यहाँ से यहाँ अपचयन क्षेत्र, देखो यहाँ पर हम मैग्नेटाइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको नहीं लिखोगे वाला को तो भी चलेगा, बाकी ये दोनों चीज याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 समीकरण, यहाँ पर 2 समीकरण, 4 समीकरण हो गए। इसको आप लोग को जमा लेना है। फिर से बता देता हूँ, पहले कार्बन किससे क्रिया किया, ऑक्सीजन से, और क्या बना लिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये निकल रहा है समझो, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन संख्या ज्यादा होती है, क्या बनाता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड किससे क्रिया किया, तो ये क्या करता है आयरन से, और आयरन ऑक्साइड में परिवर्तन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बन चुका है जो कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर से क्रिया करेगा। यहाँ पर देखो 2 है समझो, तो एक से क्रिया किया, एक से क्रिया किया समझो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से यहाँ क्रिया किया किससे, आयरन ऑक्साइड से, और क्या बना लिया यहाँ पर आयरन का अपचयन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फिर से बाहर निकल गए। इतना क्लियर हो गया। चलो अब ये तो क्लियर होता है आपका अपचयन क्षेत्र, माने यहाँ पर आयरन का निर्माण हो चुका है अपचयन के द्वारा। और अपचयन क्षेत्र का तापमान कितना है आपका, 400 सेंटीग्रेड से लेकर 900 सेंटीग्रेड। तो इसी बीच में आपका ये वाला क्रिया होता है। तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका है। अब चलते हैं आपका धातुमल क्षेत्र। धातुमल क्षेत्र, अब देखो धातुमल क्षेत्र, तो आप लोग इस चीज को याद रखना है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा ये, देखो फिर से ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, सभी को पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अपचयन क्षेत्र से गुजर के आ चुका है, अपचयन क्षेत्र में आयरन का निर्माण हो चुका है। अब चलते हैं धातुमल क्षेत्र। धातुमल क्षेत्र का तापमान कितना है आपका, 901 सेंटीग्रेड से लेकर 1201 सेंटीग्रेड। इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। तो यहाँ पर देखो CaCO3, इसको गर्म होता है समझो, क्या बनाएगा ये CaO प्लस CO2।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करता है। अब सिलिकॉन ऑक्साइड आया कहाँ से, मैं पहले बता चुका हूँ कि लोहे के साथ अशुद्धियां होते हैं, रेत के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? रेत, कंकड़, पत्थर के रूप में होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। तो ये सिलिकॉन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। देखो यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से समझ में आ चुका है, कहाँ से आया है ये? तो कैल्शियम कार्बोनेट से आया है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है किसका क्रिया करता है? आपका सिलिकॉन ऑक्साइड। देखो करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड, तो कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करेगा ये। देखो यहाँ पर CaCiO3, Ca कैल्शियम हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन हो गया, और देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर O3, इसको बोलते हैं आपका, है ना, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। ये अशुद्धि होती है, क्या होती है आपका? अशुद्धि होता है। चलो इसको नोट्स भी करते जाओ। अशुद्धि होता है, तो यहाँ पर देखो अशुद्धि का निर्माण हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट बना लिया, तो इसको ये अशुद्धि के रूप में नीचे, यहाँ देखो यहाँ पर स्तर बनते जा रहे हैं, नीचे आ रहा है ना, सब मटेरियल कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, खाली गैस बाहर निकल रहा है, सब मटेरियल नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर धातुमल का स्तर, तो यहाँ पर धातुमल के रूप में कैल्शियम सिलिकेट मिल गया। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है? आयरन के ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड है। ये आयरन के ऑक्साइड फिर सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करेगा, दोनों बेस में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? फेरस सिलिकेट, ये आयरन सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट। तो धातुमल के रूप में क्या क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट और आपका आयरन सिलिकेट, ये दोनों धातुमल के रूप में होता है, जिसको क्या करते हैं? इस नली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ चुका है, पूरी तरीके से बन जाएगा, क्लियर है। चलो अब देखो उसके बाद आता है आपका गलन क्षेत्र या दहन क्षेत्र बोल सकते हैं, दोनों उसी पर रहता है। और इसका जो ताप होता है 1200 अंश सेंटीग्रेड से लेकर आपका 1800 अंश सेंटीग्रेड। बुक में आप लोग को 1600 अंश सेंटीग्रेड दिया होगा, पर ये टोटल कितना होता है? 1800 अंश सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें क्या होता है कि जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और इस प्रकार कार्बन का फिर से क्या करता है? निर्माण कर लेता है। देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया किया, कार्बन का निर्माण कर लेता है। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर परिवर्तन हो जाता है, तो उसके बाद फिर कार्बन ऑक्साइड से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। मैंने यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है इसको आपको याद रखना है। इस क्षेत्र में क्या होता है बस थोड़ा समझना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या करके कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण करता है, पहला प्रोसेस है। ये जो कार्बन है किसके साथ आता है? धातुओं के साथ मिल जाता है, समझो। अर्थात जो यहाँ पर लोहा बना है, ये देखो अपचयन के बाद जो लोहा बना है, इस लोहा में यह कार्बन क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो आयरन की जो मात्रा होती है, जो पिघला हुआ लोहा है, ठीक है, ये इसमें 70% लोहा होता है और 30% कार्बन होता है, इसलिए इसको पिघला लोहा या नरम लोहा कहा जाता है, ठीक है। बाद में इसको और अधिकतर तरीके से और साफ किया जाता है, बाकी इसको आप लोग यहीं तक समझना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दहन क्षेत्र में क्या होता है? देखो दहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या करता है? कार्बन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन अलग होगा इसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है, और यहाँ पर देखो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिर क्या करेगा? फिर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से वही प्रोसेस दोहराता है। यदि मटेरियल ज्यादा है तो फिर से यहाँ पर क्रिया करेगा, फिर आयरन का अपचयन होता है, अर्थात गलाते हैं, समझो। गलन का क्षेत्र मतलब यहाँ पर जो लोहा है वो धीरे धीरे गलते गलते आता है, पूरी तरीके से यहाँ पर गल जाता है, और उसका गलने के बाद माने पिघल जाता है, समझो। पिघलने के बाद इसको बाहर कर जाता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए लोहा जो होता है नरम लोहा होता है। और जो धातु मन बनते हैं कैल्शियम सिलिकेट और आपका आयरन सिलिकेट, इसको बाहर कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है ना, और चित्र भी समझ में आ चुका है ना, और लोहा के बारे में समझ में आ चुका है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो क्या करते हैं? भर्जित अयस्क का चूना पत्थर कोक को एक कीट के द्वारा इस भट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो भर्जित अयस्क का यहाँ पर है हेमेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन, इतना क्लियर है। कोक मतलब कार्बन, चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट। अब भर्जित अयस्क मतलब यहाँ पर आयरन, या माने आपका आयरन, या बोल सकते फेरस ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं आपका हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट, क्लियर है।
अब देखो यहाँ पर हमने तीनों को डाल दिया, भट्टी के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन मानी सब नीचे गिरता है समझो, तो यहाँ से हवा जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से पहले क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बन जाता है वो फिर से कार्बन से, क्योंकि कार्बन की संख्या बहुत अधिक होती है, तो कार्बन से फिर क्या करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किससे क्रिया करेगा, आपका वर्जित अयस्क के रूप में क्या है आपका हेमाटाइट, इससे क्रिया करेगा, और ऑक्साइड में क्या होगा पहले परिवर्तन होगा। उसके बाद जो यहाँ पर देखो आयरन का जो ऑक्साइड बना है, इसका अपचयन के द्वारा क्या होते हैं आपका माने आयरन का अपचयन होता है, आयरन बन जाता है समझो यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे मटेरियल, अब देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं बाहर निकलते जा रहे हैं व्यर्थ गैस के रूप में। अब देखो यहाँ पर आयरन जो यहाँ पर मैग्नेटाइट के रूप में लिया है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी यहाँ तक याद होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो हो गया अपचयन क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर धातुमल क्षेत्र ताप कितना है 900 से 1200 सेंटीग्रेड तक, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करके कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। ये कहाँ से आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बता दिया हूँ यहाँ पर। फिर आयरन का जो ऑक्साइड होते हैं वो फिर से कैल्शियम ऑक्साइड से सिलिकॉन ऑक्साइड करके आयरन सिलिकेट का निर्माण करेगा, ये भी समझ में आ चुका है। फिर नीचे में क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या करता है, क्योंकि कार्बन बन रहा है, सब मटेरियल बनते जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कैल्शियम, देखो यहाँ पर जैसे आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कैल्शियम माने यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो यहाँ पर बना हुआ है, देखो वही बताया था ना कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये तो क्रिया कर ले यहाँ पर सिलिकेट बना के नीचे बैठ गया। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑक्सीजन हवा जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाते हैं समझो। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन से फिर से क्रिया करेगा। भाई कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, बताया 30% कार्बन होते हैं, तो कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, फिर से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। फिर कार्बन और ऑक्सीजन फिर से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके बाद निकल जाता है बाहर। अब बस ये हमारे पास है कार्बन, ये जो कार्बन होते हैं इस लोहे के साथ आते हैं, और लोहे के साथ आते हैं इसीलिए लोहा क्या होते हैं, नरम होते हैं। आए समझ में, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये लोहे का धातु कर्म निष्कर्ष में आ चुका है। चित्र में बता चुका हूँ, ये स्टील का ये इस्पात का बना हुआ बेलनाकार संरचना होती है, ऊपर की ओर चपटा बीच में मोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर में अग्निशः ईंटों की स्तर लगी होती है, बन जाएगा। क्लियर है। ऊपर की नली में क्या होता है, व्यर्थ गैस बाहर निकलते हैं, जबकि नली में दो नली होती है, इसको हम ट्विटर कहते हैं, जहां से हम हवा को प्रवाहित करते हैं। और नीचे की जो बर्तन में संरचना होती है, यहाँ पर दो नली होती है। पहला में आपका धातुमल की स्तर जो ऊपर होती है, थोड़ा धातुमल हल्का है समझो, तो ये और देखो पिघला हुआ लोहा थोड़ा भारी है, तो धातुमल हल्का होने का ऊपर में स्तर बना लेते हैं, जिसको हम बाहर कर लेते हैं इस नली के द्वारा। उसके बाद पिघला हुआ लोहा को फिर से हम दूसरे नली द्वारा क्या करते हैं, पृथक कर ले जाता है। और इस लोहे में 70% लोहा होता है और 30% कार्बन होता है, इसीलिए इसको हम लोग नरम लोहा भी कहते हैं। तो इस प्रकार चित्र का वर्णन हो गया, मैंने आपको क्रियाविधि समझा दिया। पहले अपचयन के क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, फिर धातुमल के क्षेत्र में धातुमल का निर्माण होता है, फिर गलन के क्षेत्र में और पूरी तरीके से गल जाते हैं जो आयरन है वो, और नीचे में ये बैठ जाता है। इस प्रकार होता है लोहे का धातु कर्म या लोहे का निष्कर्षण। तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ चुका है। तो वीडियो अच्छा लगेगा या लगा, ठीक है, तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो।